अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबियना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मअदन जूद करम बारिक वसल्लिम। सलातुन सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन सलामन अलैका हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबियना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मअदन जूद करम बारिक वसल्लिम। सलातुन सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन सलामन अलैका हबीबल्लाह। तो देखिए, आज आप लोगों को ये दर्स दिया जा रहा है कि अलीफ से लेकर या तक कुल 29 हरूफ है, जिसको हरूफ तहज्जी कहते हैं। तो आज कुल 29 हरूफ जो है, उस हरूफ तहज्जी के मखारिज को बयान किया जाएगा। मखरज की जमा मखारिज, हर्फ निकलने की जगह को मखरज कहते हैं। जिस जगह से जो हर्फ निकलता है, जिस जगह से जिस हर्फ को अदा किया जाता है, उसको उस हर्फ का मखरज कहा जाता है। तो कुल 29 हरूफ है अलीफ से लेकर या तक, जिसको हरूफ तहज्जी कहते हैं। तो आज हरूफ तहज्जी के मखारिज को बयान किया जाएगा। यानी अलीफ का मखरज क्या है, बा का मखरज क्या है, ता का मखरज क्या है, सा का मखरज क्या है। यानी अलीफ कहाँ से निकलता है, बा कहाँ से निकलता है, ता कहाँ से निकलता है, सा कहाँ से निकलता है। इसी तरह एक के बाद दीगर अलीफ से लेकर या तक कुल 29 हरूफ के मखारिज को बयान किया जा रहा है। आप हजरात इसको गौर से सुनिए और उसी के मुताबिक हरूफ हर्फ को अदा करने की, निकालने की कोशिश कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ हर्फ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। देखिए, ये जो हरूफ तहज्जी है, ये कोई इंसान का बनाया हुआ नहीं है। ये जो अलीफ बा ता सा जीम ये सब है, हरूफ तहज्जी है। ये हरूफ तहज्जी भी आसमानी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको नाजिल फरमाया। ये भी हरूफ तहज्जी भी आसमानी है। तो हरूफ तहज्जी जो है, यानी कुरान शरीफ के जो हरूफ है, जो अलीफ से लेकर या तक 29 हरूफ है, इन हरूफों का भी अदब व एहतराम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये कोई इंसान का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि ये भी आसमानी है। इसीलिए इन हरूफ के ऊपर ना कोई कलम रख सकता है, ना मोबाइल रख सकता है, ना कोई सामान रख सकता है। इन हरूफ का भी अदब व एहतराम करना ज़रूरी है। बात एक याद आ गई तो सुनिए। आप देखिएगा कि मज़ारात पे जो चादर चढ़ाते हैं, आम तौर पर उसमें अरबी में लिखा हुआ रहता है। किसी चादर में कलमा शरीफ लिखा रहता है, किसी में अल्लाह का नाम लिखा रहता है, किसी में नबी का नाम लिखा रहता है, और किसी में तो कुरान की आयत भी लिखी हुई रहती है। कभी इसमें सूरह फातिहा लिखा रहता है। आम तौर पर देखा जाता है कि आयतुल कुर्सी भी उसमें लिखा हुआ रहता है। तो मज़ारात पे जो चादर चढ़ाते हैं, उस पर बहुत सारे आयत और बहुत सारे कलमे अरबी में लिखा हुआ रहता है। और बहुत सारे लोग
जब मज़ारात पर हाज़िरी देते हैं तो इस बात का वो ख्याल नहीं रखते हैं कि वो बावज़ू है या बेवज़ू है। मज़ार पर चादर चढ़ा हुआ है और उस चादर पे कुरान की आयत लिखी हुई है और उसी को जाके बोसा देते हैं और चूमते हैं। याद रखिए, कुरान की आयत को बेवज़ू कोई नहीं छू सकता ना चूम सकता। अगर वो वज़ू के साथ है तो फिर हाथ देकर चूम सकता है, उस चादर को छू सकता है, उस आयत को छू सकता है। और अगर बावज़ू नहीं है तो उस सूरत में वो चादर को, उस आयत को नहीं छू सकता है ना ही चूम सकता है, क्योंकि कुरान पाक की आयत को छूने के लिए भी वज़ू का होना ज़रूरी है। जिस तरह कुरान मुक़द्दस छूने के लिए वज़ू बावज़ू होना ज़रूरी है, बेवज़ू आदमी कुरान पाक को छू नहीं सकता। इसी तरह कुरान पाक की कोई भी आयत को बेवज़ू नहीं छू सकता। कुरान पाक की एक ही आयत क्यों ना हो, उसको छूने के लिए बावज़ू होना ज़रूरी है। चलिए मान लीजिए कि आदमी मज़ारात पर जब हाज़िरी देता है तो वज़ू करके जाता है, तो वज़ू के साथ अगर वो हाथ लगा रहा है चादर पर तो उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अदब का तकाज़ा यही है कि मज़ार शरीफ से 4 हाथ दूर पर खड़ा होकर फातिहा पढ़ी जाए। ये तो थी चादर को चूमना और छूने के ताल्लुक़ से। और देखिएगा, आम तौर पे मज़ारात पे लोग चादर के ऊपर फूल वगैरह चढ़ाते हैं और लिखा हुआ चादर मज़ार पे चढ़ाते हैं और उसके ऊपर फूल वगैरह डालते हैं। कहीं कुरान की आयत लिखी रहती है, कहीं ये हुरूफ़ तहज्जी में से जो अरबी इबारत है वो लिखा हुआ रहता है। तो जो हुरूफ़ तहज्जी है वो भी आसमानी है, उसका भी अदब व एहतराम करना ज़रूरी है। इसलिए अगर मज़ारात के चादर पर या किसी भी जगह पर अरबी इबारत लिखा हुआ हो, कुरान मुक़द्दस का आयत लिखा हुआ हो, तो उसके ऊपर फूल आप नहीं चढ़ा सकते। इसलिए भलाई इसी में है कि हर लोग तो इस मसाइल से वाकिफ़ नहीं होंगे। मज़ारात पे आने वाले बहुत सारे लोग आते हैं, हर एक इल्म वाले नहीं होते हैं। इसलिए मुनासिब और बेहतर यही है कि उन चादरों को मज़ारात पर चढ़ाया जाए जिन चादर पे कोई कुरान की आयत या फिर कोई अरबी इबारत लिखा हुआ ना हो। तो इस बात का आप ख्याल रखें कि मज़ारात पर आप जब जाएं, अगर उसमें कुरान की आयत लिखा हो या फिर हुरूफ़ तहज्जी लिखी हुई हो तो उसका भी अदब करना ज़रूरी है। उस पर आप फूल नहीं चढ़ा सकते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बुज़ुर्गान दीन की अदब व एहतराम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बात आ गई तो बता दी गई थी। अब हुरूफ़ तहज्जी जो है 29 है, उनके मखारिज को बयान किया जा रहा है, गौर से सुनिए। सबसे पहले अलीफ़ का मखरज बयान किया जा रहा है। अलीफ़ का मखरज क्या है? अलीफ़ का मखरज है कि हल्क़ की खाली जगह से अलीफ़ अदा होता है। अलीफ़ कहाँ से अदा होता है? हल्क़ की खाली जगह से अलीफ़ अदा होता है। उसके बाद क्या है? बा का मखरज क्या है? बा का मखरज सुनिए, दोनों होंठ की तरी मिलकर बा अदा होता है। दोनों होंठ की तरी मिलकर बा अदा होता है। इन सबों को याद रखिए और मैं किस तरह से पढ़ रहा हूँ उसको भी गौर से सुनिए। इन हुरूफ़ों की मश्क अच्छी तरह से होनी चाहिए।
अगर अलिफ से लेकर या तक जो 29 हुरूफ है, इन हुरूफ को अगर सही से अदा नहीं करेंगे, सही से नहीं पढ़ेंगे, तो ये हुरूफ जहाँ जहाँ आएगा उसको पढ़ने में भी दुश्वारी होगी। अगर अलिफ से लेकर या तक अच्छी तरह से मश्क नहीं करेंगे, अच्छी तरह से याद नहीं करेंगे, तो कुरान शरीफ भी सही नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि कुरान मुक़द्दस में यही सब हुरूफ आएंगे। तो अलीफ और बा का मखरज बता दिया गया है। अब ता का मखरज सुनिए। ज़ुबान की नोक ऊपर के सामने वाले, ज़ुबान की नोक ऊपर के सामने वाले दांतों की जड़ से मिलकर, दांतों की किससे मिलेगी? जड़ से। दांतों की जड़ से मिलकर ता अदा होता है, ता अदा होता है। ता का मखरज फिर से सुनिए। ज़ुबान की नोक ऊपर के सामने वाले दांतों की जड़ से मिलकर ता अदा होता है। अब सा का मखरज सुनिए। सा का मखरज, इसको अच्छी तरह से मश्क करना है, इसी में लोग गलती करते हैं। सा का मखरज गौर से सुनिए। ज़ुबान की नोक, ज़ुबान की नोक ऊपर के सामने वाले, ज़ुबान की नोक ऊपर के सामने वाले दोनों दांतों की नोक से, ज़ुबान की भी नोक और दांत की भी नोक, दोनों दांतों की नोक से मिलकर सा अदा होता है। सा गौर से सुनिए। सा ज़ुबान को दांत के बाहर निकालना है और ऊपर के दांत में लगाना है। सा मस्त करते रहिए। तो सा का मखरज क्या है? ज़ुबान की नोक ऊपर के सामने वाले दोनों दांतों की नोक से मिलकर सा अदा होता है। तो सा का मखरज हो गया। अब जीम का मखरज सुनिए। जीम का मखरज क्या है? 20 ज़बान तालू से मिलकर जीम अदा होता है। 20 ज़बान तालू से मिलकर जीम अदा होता है। अब हा का मखरज सुनिए। बड़ा हा का मखरज क्या है? दरमियान हल्क से हा अदा होता है, दरमियान हल्क से हा अदा होता है। हा कहाँ से अदा होता है? हा का मखरज क्या है? दरमियान हल्क, दरमियान हल्क से हा अदा होता है, हा अदा होता है, दरमियान हल्क से हा अदा होता है। अब खा का मखरज सुनिए। खा का मखरज क्या है? आखिरी हल्क से, आखिर हल्क से खा अदा होता है। खा आखिरी हल्क से खा अदा होता है, आखिरी हल्क से खा अदा होता है। तो खा का मखरज आपने सुन लिया। उसके बाद खा के बाद क्या है? दाल है। अब दाल का मखरज सुनिए। दाल का मखरज क्या है? न ज़बान की नोक ऊपर के सामने वाले दांतों की जड़ से मिलकर, ज़ुबान की नोक ऊपर के सामने वाले दांतों की जड़ से मिलकर दाल अदा होता है, दाल अदा होता है। दाल कहाँ से अदा होता है? न ज़ुबान की नोक ऊपर के सामने वाले दांतों की जड़ से मिलकर क्या अदा होता है? दाल अदा होता है, दाल। उसके बाद जाल का मखरज सुनिए। जुबान की नोक, जाल कहाँ से अदा होता है? न जुबान की नोक ऊपर के सामने वाले दोनों दांतों की नोक से मिलकर, जुबान की भी नोक और दांतों की भी नोक। तो नोक जुबान की नोक, जिसको कहते हैं नोक जुबान, उसी को कहते हैं जुबान की नोक। एक ही बात, कोई कहे नोक जुबान या कोई कहे जुबान की नोक, और एक ही बात। तो जुबान की नोक ऊपर के सामने वाले दोनों दांतों की नोक से मिलकर राल अदा होता है। राल अदा होता है। राल कहाँ से अदा होता है? न जुबान की नोक ऊपर के सामने वाले दोनों दांतों की नोक से मिलकर राल अदा होता है। अब देखिए दाल के बाद क्या है? रा कहाँ से अदा होता है? रा का मखरज क्या है? न पुष्ट जुबान, पुष्ट का मतलब पीठ है ना, पुष्ट जुबान, जुबान की पीठ, पुष्ट जुबान जो करीब सिरा जुबान है, ये ब्रैकेट में है, जो करीब सिरा जुबान है, सिरा जुबान के जो करीब है वही पुष्ट जुबान। पुष्ट जुबान तालू से मिलकर, पुष्ट जुबान को यानी जुबान के पीठ को है ना, पुष्ट जुबान कहाँ से लगाना है? तालू से मिलाना है।
तो पुष्ट जुबान तालु से मिलकर र अदा होती है। र अदा होती है। पुष्ट जुबान तालु से मिलकर र अदा होती है। उसके बाद क्या है? जा का मखरज क्या है ना? जबान की नोक, जुबान दोनों कह सकते हैं ना, दोनों इस्तेमाल है, ज़बान भी और ज़ुबान भी। ज़ुबान की नोक ऊपर नीचे के, ज़ुबान की नोक ऊपर नीचे के, ऊपर के भी और नीचे के भी, है ना। ज़ुबान की नोक ऊपर नीचे के सामने वाले दोनों दांतों की नोक से, दोनों दांतों की नोक से मिलकर जा अदा होता है। जा अदा होता है। जुबान की भी नोक और दांतों की भी नोक, और ऊपर के दांत में भी लगाना है और नीचे के दांत में भी लगाना है। ऊपर के सामने वाले दोनों दांत और नीचे के भी सामने वाले दोनों दांत में। तो जुबान की नोक ऊपर नीचे के, ऊपर और नीचे दोनों के, है ना। जुबान की नोक ऊपर नीचे के सामने वाले दोनों दांतों की नोक से मिलकर जा अदा होता है। उसके बाद क्या है? सीन, छोटा सीन। छोटा सीन कहाँ से अदा होता है? देखिए सीन का मखरज क्या है ना? जुबान की नोक ऊपर नीचे के सामने वाले दोनों दांतों की नोक से मिलकर सीन अदा होता है। जो जा का मखरज बताया गया है वही छोटे सीन का भी मखरज है, वही छोटे सीन का भी मखरज है। यानी जा जहाँ से अदा होता है सीन भी वहीं से अदा होता है। सीन और जा का मखरज दोनों का मखरज एक ही है। जबान के सीन का मखरज क्या है ना? जबान की नोक ऊपर नीचे के सामने वाले दोनों दांतों की नोक से मिलकर सीन अदा होता है। ये हो गया छोटे सीन। उसके बाद बड़ी सीन का मखरज क्या है? बड़ी सीन का मखरज क्या है सुनिए। बड़ी सीन का मखरज है कि 20 जबान तालु से मिलकर, 20 जबान की जो बीच है, बीच हिस्सा दरमियान जबान, 20 जबान तालु से मिलेगा। किससे मिलेगा? तालु से। 20 जबान तालु से मिलकर शीन, बड़ी सीन है ना, शीन अदा होता है। 20 जबान तालु से मिलकर शीन अदा होता है। उसके बाद क्या है? स्वाद, है ना। स्वाद का मखरज क्या है? इसको गौर से सुनिए। स्वाद का मखरज यह है कि जुबान की नोक, जुबान या जुबान की नोक दोनों एक ही है, जो चाहे कह सकते हैं। जुबान की नोक भी कह सकते हैं और नोक जुबान भी कह सकते हैं। नोक जुबान है, जुबान की नोक ऊपर नीचे के सामने वाले दोनों दांतों की नोक से मिलकर स्वाद को पूर्ण करके पढ़ेंगे। स्वाद अदा होता है, स्वाद अदा होता है। तो सीन है ना, छोटी सीन और जा और स्वाद, ये तीनों का मखरज एक ही है, लेकिन अदा करने की कैफियत अलग अलग है, उनकी सिफतें अलग अलग है। तो स्वाद को जब पढ़ेंगे तो पूर्ण करके पढ़ना है। तो स्वाद का मखरज क्या है? जुबान की नोक ऊपर नीचे के सामने वाले दोनों दांतों की नोक से मिलकर स्वाद अदा होता है। स्वाद अदा होता है। ये स्वाद तक के मखरज हो गया, सुन लिया। उसके बाद फिर से देखिए, स्वाद के बाद क्या है? स्वाद के बाद है वात। अलीफ से लेकर या तक जो कुल 29 हरूफ है, उनमें से सबसे सख्त मखरज किसका है? वात का, वात है ना, वात। वात का मखरज एक ऐसा बहस है, एक ऐसा टॉपिक है कि इसके ताल्लुक से बाकायदा आला हजरत का एक रिसाला मौजूद है। सिर्फ दुआत पर एक किताब आला हजरत ने सिर्फ दुआत के मखरज के बयान में, दुआत के अदा करने के बयान में ये किताब लिख दिया है। तो जो कहते हैं वहाबी देवबंदी वगैरह की सुन्नी में तजवीद के साथ कुरान नहीं पढ़ाया जाता है, वो आला हजरत की किताब को देखे कि आला हजरत ने एक हर्फ के बयान में एक किताब तरतीब दे दिया है और एक हर्फ किताब लिख दिया है। वो सब गलत बात है कि
सुन्नियों को बहकाकर अपने तरफ माइल करना मकसूद है, वरना हमारे सुन्नी मज़हब में भी, हमारे सुन्नी उलमाए कराम में भी बहुत सारे कुर्रा मौजूद है। कारियों के पास जाकर आप किरात सीख सकते हैं, कुरान पाक की सही तिलावत कर सकते हैं। वो गलत बात है कि सुन्नियों में कुरान पाक की सही तालीम नहीं देते या तजवीद व मखरज के साथ नहीं पढ़ाते हैं। वो सब वहाबियों को फंसाने का, वहाबी लोग फंसाते हैं वो सुन्नियों को इस तरह बोलकर। तो आला हज़रत की तजवीद की कई किताबें मौजूद है। आला हज़रत ने तो दुआत के ताल्लुक से एक बाकायदा एक किताब लिख दिया है कि दुआत का मखरज क्या है, कैसे अदा करेंगे। तो अलिफ से लेकर या तक जो कुल 29 हरूफ है, उनमें से 7 मखरज जो है या दुआत का है। इसको अच्छी तरह से मश्क कर लेना ज़रूरी है, अच्छे कारी से मश्क कर ले ताकि इसका मखरज अच्छी तरह से मालूम हो जाए और इसको पढ़ने में आसानी हो। तो दुआत वात वात का मखरज क्या है? ज़बान की करवट, ज़ुबान की करवट यानी साइड है ना, किनारा। तो ज़ुबान की करवट ऊपर के दाढ़ों की जड़ से, कहाँ लगाना है? दाढ़ों की जड़ से लगाना है ना। कौन लगेगा? ज़ुबान की करवट कहाँ से लगेगा? ऊपर के दाढ़ों की जड़ से। तो ज़ुबान की करवट ऊपर के दाढ़ों की जड़ से मिलकर वात अदा होता है, वात अदा होता है। अब इसके ताल्लुक़ से कहा जा रहा है कि इसका अदा करना दाहिने जानिब के बनिस्बत बाएं जानिब से आसान है। यानी दोनों जानिब से आप अदा कर सकते हैं, दाहिने जानिब से भी अदा कर सकते हैं और बाएं जानिब से भी अदा कर सकते हैं। जिसके लिए जो सहूलत हो वह उस तरफ से अदा करे। असल बात है कि सही से अदा करना है। लेकिन कहा जाता है कि दाहिने जानिब के बनिस्बत बाएं जानिब आसान है, यानी बाएं तरफ से अगर आप अदा करेंगे तो आसानी होगी, अगर दाहिने तरफ से अदा करेंगे तो भी अदा हो जाएगा। दोनों तरफ से कर सकते हैं, लेकिन बाएं तरफ दाहिने के बनिस्बत आसान है बाएं तरफ से। तो वात का मखरज क्या है? ज़ुबान की करवट ऊपर के दाढ़ों की जड़ से मिलकर वात अदा होता है। उसके बाद वात के बाद क्या है? त्वा का मखरज क्या है? ज़बान की नोक ऊपर के सामने वाले दांतों की जड़ से मिलकर त्वा अदा होता है। ता दाल त्वा, ये तीनों का मखरज एक ही है। यानी ता जहाँ से अदा होता है, दाल भी वहीं से अदा होता है। ता दाल और त्वा, मखरज तो तीनों का एक ही है, लेकिन सबकी कैफियत अदा करने का अंदाज, उसकी सिफतें अलग अलग है। तो ता को जब पढ़ेंगे तो पूर्ण नहीं करेंगे, बारीक पढ़ेंगे, ता दाल है ना। और त्वा को जब पढ़ेंगे तो वहीं से तो अदा करेंगे, लेकिन इसको मोटा करके यानी पूर करके पढ़ेंगे। तो त्वा पढ़ेंगे। त्वा का मखरज क्या है? ज़बान की नोक ऊपर के सामने वाले दांतों की जड़ से, दांतों की जड़ से लगाना है। किसको लगाएंगे? ज़ुबान की नोक को लगाएंगे, सामने वाले, कौन दांत से? सामने वाले। ज़ुबान की नोक ऊपर के सामने वाले दांतों की जड़ से मिलकर तो अदा होता है, तो अदा होता है। तो उसके बाद क्या है? ज़ा, सा दाल ज़ा, ये तीनों का मखरज एक है, लेकिन उसकी सिफतें अलग अलग, इसलिए ज़ा को जब पढ़ेंगे तो पूर करके पढ़ेंगे। तो ज़ा का मखरज क्या है? ज़ुबान की नोक ऊपर के सामने वाले दोनों दांतों की नोक से मिलकर ज़ा अदा होता है। ज़ा ज़ा ज़ा, ज़ुबान की नोक ऊपर के सामने वाले दोनों दांतों की नोक से मिलकर ज़ा अदा होता है। उसके बाद क्या है? आइन। आइन का मखरज क्या है? दरमियान हल्क से आइन अदा होता है, दरमियान हल्क से आइन अदा होता है। उसके बाद क्या है? गायन। गायन का मखरज क्या है? आखिर हल्क से गायन अदा होता है, आखिर हल्क से। आखिरी हल्क से गायन अदा होता है। ठीक है। उसके बाद क्या है? गायन के बाद फा। फा का मखरज क्या है? फा का मखरज सुनिए, ऊपर के सामने वाले बड़े दोनों दांतों का सिरा, दोनों दांतों का सिरा
ऊपर के सामने वाले बड़े दोनों दांतों का सिरा नीचे के होंठ की तरी से मिलकर, नीचे के होंठ में मिलाना है। होंठ के दो किस्म है, एक तरी होंठ और एक खुश्की होंठ, यानी एक भीगा होंठ और एक सूखा होंठ। तो नीचे के होंठ से मिलाना है, कौन होंठ से? तरी होंठ से। तो नीचे के होंठ की तरी से मिलकर फा अदा होता है। ऊपर का दांत नीचे के होंठ में लगेगा, तरी होंठ में, उससे फा अदा होता है। ऊपर के सामने वाले बड़े दोनों दांतों का सिरा नीचे के होंठ की तरी से मिलकर फा अदा होता है। उसके बाद काफ है, काफ है। काफ का मखरज फिर बताया जाएगा। उसके बाद क्या है? काफ है। कौन सा काफ? बड़ा काफ। काफ, बड़ा काफ का मखरज क्या है? न जड़ जुबान, बड़ा काफ का मखरज देखिए, जड़ जुबान तालू से मिलकर कौफ अदा होता है। इसको पूर करके पढ़ा जाता है, कौफ। कैसे पढ़ेंगे? कौफ। जड़ जुबान तालू से मिलकर कौफ अदा होता है। उसके बाद क्या है? छोटा काफ। छोटा काफ का मखरज क्या है? कि जड़ जुबान तालू से कुछ हटकर, बड़ा काफ में तालू से मिल रहा है और छोटा काफ में क्या है? तालू से कुछ हटकर, तालू से कुछ हटेगा, तालू से मिलेगा नहीं, अलग रहेगा। तो जड़ जुबान तालू से कुछ हटकर काफ अदा होता है। छोटा काफ को नॉर्मल पढ़ेंगे, पूर्ण नहीं करेंगे। कैसे पढ़ेंगे? काफ, काफ। ठीक है। तो जड़ जुबान तालू से कुछ हटकर काफ अदा होता है। उसके बाद क्या है? लाम। लाम का मखरज क्या है? न कनारा जुबान है ना, कनाराए जुबान माने जुबान का कनारा। कनाराए जुबान दौत के बाद सामने वाले मसोड़े से मिलकर लाम अदा होता है। लाम कहाँ से अदा होता है? कनारा जबान है ना, कनाराए जबान दौत के बाद सामने वाले मसोड़े से मिलकर लाम अदा होता है। मसोड़े से मिलकर क्या अदा होता है? लाम अदा होता है। उसके बाद क्या है? मीम। मीम का मखरज क्या है? न दोनों होंठ की खुश्की मिलकर मीम अदा होता है। दोनों होंठ की खुश्की मिलकर, खुश्की माने सूखा हुआ होंठ। होंठ एक भीगा होता है, एक सूखा हुआ होता है। जो होंठ बाहर निकला हुआ रहता है हमेशा वो सूखा रहता है, तो सूखा होंठ, उसी को कहते हैं खुश्की, है ना। दोनों होंठ की खुश्की मिलकर क्या अदा होता है? मीम अदा होता है। मीम कहाँ से अदा होता है? दोनों होंठ की खुश्की मिलकर मीम अदा होता है। उसके बाद क्या है? नून। नून कहाँ से अदा होता है? नून का मखरज क्या है? ना जबान की नोक ऊपर के तालू से मिलकर, जबान की नोक ऊपर के तालू से मिलकर नून अदा होता है। उसके बाद क्या है? वाव। वाव का मखरज क्या है? वाव कहाँ से अदा होता है? ना दोनों होंठ के सिर्फ किनारे मिलकर, दोनों होंठ मिलेगा लेकिन दोनों साइड का किनारे मिलेगा, बीच वाला नहीं मिलेगा। तो दोनों होंठ के सिर्फ किनारे मिलकर और बीच खुला रहकर, बीच खुला रहेगा, यानी होंठों का बीच जो है वो खुला रहेगा। तो बीच खुला रहकर वाव अदा होता है। दोनों होंठ के सिर्फ किनारे मिलकर और बीच खुला रहकर वाव अदा होता है। उसके बाद क्या है? हा। कौन सा हा? छोटा हा। छोटा हा का मखरज क्या है? शुरू हलक से छोटा हा अदा होता है, शुरू हलक से हा अदा होता है, छोटा हा। उसके बाद क्या है? हमजा। हमजा, हमजा। हमजा का मखरज क्या है? हमजा का मखरज है शुरू हलक से हमजा अदा होता है, यानी शुरू हलक से हमजा हा अदा होता है। दोनों का मखरज एक ही है, शुरू हलक से, है ना। शुरू हलक से हमजा अदा होता है। उसके बाद क्या है? या। या का मखरज क्या है? देखिए, या का मखरज बीज जबान, है ना, बीज जबान तालू से मिलकर क्या होता है? या अदा होती है। या का मखरज क्या है? बीज जबान तालू से मिलकर या अदा होती है। तो जो या का मखरज है वही जीम का मखरज है, और वही बड़े शीन का मखरज है, और वही या का मखरज है ना। तो बीज जबान तालू से मिलकर जीम और बड़े शीन
और या गैर मद्दा अदा होती है। इन तीनों हरफ का मखरज एक ही है, जीम और बड़ी सीन और या। इनका मखरज क्या है? 20 ज़बान तालु से मिलकर जीम सीन या गैर मद्दा अदा होती है। तो या का मखरज क्या है? 20 ज़बान तालु से मिलता है और सीन का और जीम का और या का तीनों का मखरज एक ही है। तो 20 ज़बान तालु से मिलकर या अदा होती है। इन सारे हुरूफों का मखरज बयान कर दिया गया है। आपको इसको अच्छी तरह से याद रखना है और फिर इसको अच्छी तरह से मश्क करना है। फिर आगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला बताया जाएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।